नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करेंगे विपक्ष का मिला साथ, बिना वोटिंग बनी बात। लोकसभा स्पीकर के लिए आज चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने स्पीकर पद के लिए पिछली लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया और पूरे ध्वनिमत के साथ ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के रूप में चुन लिया गया। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को ओम बिरला के सामने स्पीकर पद के लिए चुनाव में उतारा था। नंबर गेम एनडीए के पक्ष में ही रहा और ऐसे में स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग महज औपचारिकता ही मानी गई। तीसरी बार के बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बने और लोकसभा स्पीकर के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही ओम बिरला की छवि सदन की कार्यवाही का संचालन बेहतर तरीके से सबको साथ लेकर करने वाले स्पीकर के रूप में बनी रही है। ओम बिरला राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से सांसद हैं और वे लोकसभा स्पीकर के आसन तक की पहुंचने वाले राजस्थान के पहले सांसद हैं। ओम बिरला को पिछली लोकसभा के कार्यकाल में भी बीजेपी और एनडीए ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था और आम सहमति से चुनाव उनका निर्वाचन भी हुआ था और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखा गया। ओम बिरला अब लगातार दूसरी बार स्पीकर निर्वाचित होने के साथ ही अयंगार और जीएमसी बाल योगी जैसे सांसदों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए, जिन्हें लगातार 2 बार स्पीकर चुना गया। 4 दिसंबर 1962 को जन्मे ओम बिरला 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1992 से 1995 तक वे राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी रहे और सहकारी के साथ ही साथ सहकारी राजनीति से मुख्य धारा की चुनावी राजनीति में भी आए ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला पेशे से चिकित्सक भी हैं। बतौर सांसद 2014 से 2019 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला कई संसदीय समितियों में भी रहे हैं। वैश्य बिरादरी से आने वाले ओम बिरला 3 बार राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रहे। वे राजस्थान सरकार में देखा गया कि संसदीय सचिव भी बने रहे और इस दौरान उन्होंने लीग से हटकर कई कार्य भी किए हैं और उनकी जो छवि है, इमेज है, बेहतर कार्यकाली देखा जाता है। उनके कार्यों को लेकर के उनकी छवि भी बेहतर मानी जाती है। इसी के साथ ही साथ दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाए गए हैं ओम बिरला। अब इसी के साथ ही पूरी ध्वनिमत के साथ जैसे ही सदन में पहुंचे सभी सांसदों ने अपना अपना जो शपथ था वो भी लिया और इसके साथ ही साथ देखा यह भी गया कि पूरी ध्वनिमत के साथ समर्थन देते हुए विपक्ष ने ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर बनाया है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही ओम बिरला को लेकर के। इसी के साथ ही साथ दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं ओम बिरला, ये बड़ी और अहम जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये देखा भी यही गया था कि हर बार सत्ता पक्ष का ही स्पीकर चुना जाता है, लेकिन इस बार देखा गया कि विपक्ष ने पूरे 10 साल के बाद अपना जो उम्मीदवार था, प्रत्याशी था स्पीकर पद के लिए, वो खड़ा किया। और लेकिन स्पीकर पद के लिए खड़े किए गए उम्मीदवार के अलावा समर्थन देते हुए विपक्ष ने ओम बिरला को ही समर्थन दिया और एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ओम बिरला को स्पीकर पद की कमान एक बार फिर से संभालते नजर आ रहे हैं ओम बिरला। साथ ही साथ बड़ी जो बातें हैं ओम बिरला से संबंधित वो भी हमने आपको बताई कि किस तरह से ओम बिरला ने ये कमान संभाली थी लोकसभा स्पीकर की और राजस्थान सरकार में क्या कुछ रहा उनका। संसदीय सचिव भी जिस तरह से माने जाते हैं राजस्थान सरकार में, और इस दौरान उन्होंने लीग से हटकर भी कई कार्य किए जिसके चलते उनकी अलग से एक पहचान भी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ ओम बिरला की अगर बात कर ले तो 2019 में भी आपने देखा कि बतौर सांसद 2014 से 2019 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही जब उन्हें बनाया गया था लोकसभा का स्पीकर, तो 2014 से 2019 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान आपने देखा कि ओम बिरला कई संसदीय समितियों में भी रहे हैं। वैश्य बिरादरी से भी ओम बिरला आते हैं और ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसा रहा है सफर। और साल 2003 में कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा और जीत हासिल की।
इसके साथ ही साथ साल 2008 की अगर बात कर लें तो कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को भी शिकस्त दी थी। साल 2013 की बात करें तो तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी हुए। 2014 से 2019 के बीच वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे। 2019 और 24 में उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है, यानी कि 2019 से अब तक की बात कर लें तो उन्हें जीत हासिल होती रही है। साल 2019 में बीजेपी ने ही उनको सांसद बनाया। संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने सदन को चलाया और बेहतर चलाया। 19 जून 2019 को वह सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही साथ अगर आगे की बात करें तो 2019 में वह 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ही सांसद चुने गए। साल 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वह कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ही सांसद चुने गए थे। साथ ही साथ साल 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा में वे कोटा और कोटा दक्षिण विधानसभा से भी काफी अच्छी कमान संभाली। और ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे। ग्राफिक के जरिए जिस तरह का कार्यकाल रहा है, किस तरह से राजनीतिक दौर के समय ओम बिरला का किस तरह से कार्यभार रहा और किस तरह से कमान संभाली, इमेज क्या रही, छवि क्या रही, सारी ही चीज़ें आपको बताई हैं। और अब दूसरी बार फिर से कमान संभाली है लोकसभा स्पीकर की, और सर्वसम्मति के साथ देखा जा रहा है कि लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। समर्थन दिया है विपक्ष ने, एक बार फिर से स्पीकर पद की कमान संभालते नजर आएंगे। साथ ही साथ बिना वोटिंग के ही बात बन गई जब विपक्ष ने अपना साथ दे दिया। ये बड़ी बात रही कि जैसे ही सदन के अंदर देखा गया कि विपक्ष ने बिना किसी वोटिंग के ही समर्थन देते नजर आए और ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये सर्वसम्मति के साथ है कि जब दूसरी बार चुने गए हैं ओम बिरला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं भी दी ओम बिरला को, और साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान कि बड़ी बड़ी जो बातें रही हैं, कैसा कार्यकाल रहा है, ये सारी ही बातों को बताते हुए, जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही आपने ये भी देखा कि सदन के अंदर राहुल गांधी से भी हाथ मिलाते नजर आए। हैं बिना वोटिंग बनी बात, विपक्ष का मिला है साथ, जिसको लेकर के आज लोकसभा स्पीकर के लिए फिर से चुन लिए गए हैं ओम बिरला। इसके साथ ही साथ विपक्ष ने पूरी तरह से साथ दिया, समर्थन दिया, और सदन के अंदर जिस तरह से देखा कि जैसे ही ओम बिरला को चुना गया लोकसभा स्पीकर के रूप में, उसी दौरान राहुल गांधी और ओम बिरला के साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू उनको बाकायदे आसन के साथ लेकर चले और कुर्सी के पास जैसे ही पहुंचे और ओम बिरला ने फिर से कुर्सी पर काबिज होते हुए दूसरी बार कमान संभाली स्पीकर पद की। हमारे साथ हैं हयात उमर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। इसके साथ ही साथ शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हयात उमर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था, इससे पहले इंडिया और एनडीए में देखा गया था कि बहुत जो एक तरह से नहीं नोकझोंक की बारी देखी गई थी और के सुरेश को खड़ा किया गया था। विपक्ष ने जिस तरह से खड़ा किया, एक बार फिर से अपनी जो धौस थी, अपनी जो रौब था, एक बार दिखाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई। और हर बार ये भी देखा जाता है कि सत्ता पक्ष का ही स्पीकर चुना जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो विपक्ष ने चुनाव लड़ने का मूड बना लिया था। ये बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। हालांकि ये तय माना जा रहा था कि जो स्पीकर पद की कमान जो संभालेगा वो एनडीए का ही उम्मीदवार होगा, पहले से ही तय माना जा रहा था, फिर ऐसा क्यों? निश्चित रूप से, और जब भी सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है केंद्र में, यही परंपरा है कि जो सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन होता है, स्पीकर उसका होता है, ये उनका प्रोवोकेटिव होता है। और अगर स्पीकर नहीं बन पाता है तो ये एक तरह से मेजॉरिटी फ्लोर पर मेजॉरिटी प्रूव ना करने जैसा होता है।
तो ये तो बिल्कुल असंभव सी बात थी कि सत्ताधारी गठबंधन का या मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है उनका स्पीकर नहीं बनता। अब विपक्ष चूंकि इस बार अच्छे खासी संख्या बल में है और वो बहुमत तो नहीं पा पाया, लेकिन एक मजबूत विपक्ष जरूर है, तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही केवल ये हो रहा था कि भाई आप इनको नहीं इनको बनाइए, इन पे हम समर्थन कर देंगे, उन पे समर्थन कर देंगे, इस पर सहमति नहीं है, और अगर आप नहीं करेंगे तो चुनाव हो कराएंगे। चुनाव कराने की स्थिति में भी तो फर्क न पड़ता, अगर वोटिंग हो भी जाती तो भी ओम बिरला जी को ही जीतना था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये लोकतंत्र की आज का जो ये ध्वनि मत से पारित हो गया और उनको सहमति आम सहमति से चुन लिया गया, ये लोकतंत्र की जीत है, ये भी लोकतंत्र की जीत है। ये बड़ी खूबसूरती वाली बात है। टकराव मुद्दों पे होना चाहिए, ना कि टकराव इस बात पे हो कि मेरा डिप्टी स्पीकर हो और तुम्हारा स्पीकर हो, या हमारे पास ये पद हो या हमारे पास वो। जनता के मुद्दों को लेकर के विपक्ष अगर मुखर रहता है तो इस पे जाहिर बात है कि जनता का समर्थन ही मिलेगा और यही उनका काम। लेकिन स्पीकर हमारा होए और डिप्टी स्पीकर हमारा होए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और कभी नहीं रहा है। उससे बहुत फर्क पड़ना भी नहीं है। अगर डिप्टी स्पीकर आपका बन भी जाएगा तो उसके कोई बहुत वो नहीं मत। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये चुनाव नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुई, और ध्वनि मत से आम सहमति से बिरला जी का चुनाव हो गया। उनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। अजय जी, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर की भी अब चर्चा होनी शुरू हो गई है, तो संख्या बल के मुताबिक अगर देखा जा रहा है तो ओम बिरला को स्पीकर बना दिया गया है। और अब क्या माना जाए कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इस तरह से नहीं देखना चाहिए। अभी जैसे कह रहे थे हयात, तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक परंपरा होती है, संवैधानिक परंपरा है। उस परंपरा में देखिए संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रोविजन है कि कैसे आप जो है सदन की पहली जो बैठक होगी, जो सबसे वो होगी, उसमें किस तरीके से आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। उसमें वास्तव में चुनेंगे शब्द है, उसमें कोई कि इलेक्शन प्रोसेस होगा या किस तरह से चुनेंगे, सर्वसहमत से चुनेंगे, इसका ये नहीं है। तो यदि सहमति बनती है तो बेहतर है, क्योंकि सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। जिस समय वो सदन का अध्यक्ष बनता है वो अपनी पार्टी से रिजाइन करता है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि वो स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, कानून जो हमारा संविधान व्यवस्था करता है। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ा सिंबॉलिक पोस्ट है। यह सदन के संचालन के साथ साथ ये सदन के सदस्यों का संरक्षक भी होता है, कस्टोडियन भी होता है, और उन सदन की मर्यादाओं, परंपराओं और नियमों का भी संरक्षक होता है, जिसके तहत हर चीज का वो होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आज राहुल गांधी नेता अपोजिशन बन चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में सदन में उनकी हैसियत प्रधानमंत्री के बाद में सेकंड नंबर की। तो ऐसी स्थिति में अब सदन में जब चलेगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों अलग नहीं होते, ये एक सदन के हिस्से हैं। जैसे हमारे दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो आंखें हैं, उसी तरीके से होता है, हर एक का अपना नजरिया। तो ये परंपरा थी, तो शायद ये एक अच्छा रहा कि वोटिंग की नौबत नहीं आई। और ये सबको पता था, कांग्रेस को भी पहले ही दिन से पता था, पूरा विपक्ष जानता था। लेकिन सिंबॉलिक यह संदेश देना जरूरी था कि आप यदि सामान्य तौर पे परंपरा देश में यही रही है कि जो अध्यक्ष होता है, जिस सत्ताई पक्ष का होता है, क्योंकि सत्ताई तभी होती है जब उसके पास नंबर होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो दिया जाता है। उपाध्यक्ष को सामान्य तौर पे कोई अधिकार नहीं होते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों का वो इस्तेमाल करता है। लेकिन अध्यक्ष कितनी देर अनुपस्थिति रहेगा, या तो कोई हादसा हो जाए, तो भगवान न करे ऐसा हो, तो ऐसी स्थिति में, और वो तब तक के लिए होगा जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है।
तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन एक लोकतंत्र में यह सिंबल देना जरूरी होता है। तो लोकतंत्र में संकेत, संदेश ये बड़ा मायने रखते हैं। और एक आप गीता का दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, उस श्लोक में कुरुक्षेत्र में के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध में सही जो मतलब मर जाओगे तो तुम स्वर्ग को जाओगे, और यदि जीत जाओगे तो राज का भोग करोगे। निश्चित रूप से लड़ने का संदेश देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष हैं, और प्रतिपक्ष को यह भी संदेश देना जरूरी है कि नहीं, यदि आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे। यही विपक्ष की ड्यूटी है, और विपक्ष वही करेगा। तो मर्यादा ये बता रही थी, परंपरा ये बता रही थी। तो क्या ये माना जाए कि इस बार ये माना जाए कि विपक्ष ने अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाया है? स्वाभाविक, उसने संदेश दिया है कि हम ऐसे नहीं है। आप देखिए, आपके इसमें स्क्रीन में चल रहा है, वो आप देखिए, क्रम देखिए। ओम बिरला चूंकि चेयर करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद में राहुल गांधी, कोई और मंत्री नहीं है। और उसका दर्जा, यदि आप पूरी संवैधानिक लिस्ट देखिएगा तो यदि उप प्रधानमंत्री टाइप का कोई पद नहीं दिया गया है, हालांकि वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रैंक ही होता है, लेकिन तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री और एलओपी होता है। तो ये रैंकिंग है। तो आज की डेट में विपक्ष 10 साल बाद इस हैसियत पर पहुंचा है कि उसको एलओपी मिला है। नहीं तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एलओपी मिला नहीं। हालांकि एक परंपरा रही है कि जब ऐसा होता है, थोड़े बहुत सीटों की बात होती है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह दरियादिली नहीं दिखाई, कभी नहीं दिखाई। तो ऐसी स्थिति में यह एक अच्छी चीज है कि इस बार विपक्ष जो है इस हैसियत से आया है कि वो सत्ता पक्ष को यह बता सके कि हम हक से लेंगे, आपकी दया से नहीं लेंगे। तो यह चीज उसने बताई है कि हम दया से नहीं, और हम आप पर दया कर रहे हैं कि हम वोटिंग की मांग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वोटिंग की मांग करते, उससे जो वोट डिवाइड होते हैं, हार जीत अलग भी विषय है, वो संदेश जाता कि इसका मतलब अध्यक्ष बहुमत से नहीं, अध्यक्ष जो है सिर्फ अपने उन लोगों के बूते हैं, पूरे सदन का नहीं। तो यह संदेश से बच गया, ये हमारे लोकतंत्र को बचा दिया है। तो विपक्ष ने उस लाज को बचाया है जो मर्यादा होती है, जो पर्दा होता है। जी जी बिल्कुल। और हयात जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही थी, तो पूरे 10 साल बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष को मिलने जा रहा है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आगे को लेकर के कि क्या सीन देखता है, क्या होगा आगे? देखिए, इस 18वीं लोकसभा में आपको बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। 16वीं और 17वीं लोकसभा में बीजेपी को और सामान्यतः कहे मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था अपने दम पर। 303 सीटें थी, 274 सीटें थी। तो ऐसे में उनको अब वो अपने भी सहयोगियों से किसी बात की चर्चा करना, सहमति लेना, एक सामान्य सहमति बनाना, इस पर बहुत जोर नहीं रहा उनका। वो ज्यादातर अध्यादेश पे पूरी सरकार चली, आदेश हो गए, जब फैसले हो गए, चाहे वो कृषि कानून हो या नोटबंदी हो, तब उनके सहयोगियों को, यहां तक कि मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को भी तब पता चला। अब स्थिति थोड़ा सा अलग हो। एक तो विपक्ष मजबूत है, 234 सीटें विपक्ष के पास है, राज्यसभा में भी उसकी स्थिति इसी अनुपात में मजबूत होगी। दूसरी बात है कि खुद बीजेपी की सीटें 240 पे ही हैं। जाहिर सी बात है कि उनको अब किसी भी बात के लिए, किसी भी बड़े निर्णय के लिए अपने सहयोगियों की सहमति लेना भी पहले जरूरी होगा, उनको विश्वास में लेना भी जरूरी होगा। अगर वो अपने सहयोगियों के विश्वास में नहीं लेंगे तो फ्लोर चला पाना, सदन चला पाना और अध्यादेश या कानून बनवा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके। तो विपक्ष का इस बार मजबूत होना
सरकार के लिए भले ही थोड़ा सा परेशानी का सबब हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो बिल बिना चर्चा के, बिना स्टैंडिंग कमेटी को गए, बिना रिव्यू कमेटीज में गए हुए, बिना पार्लियामेंट्री उस रिव्यूज पे आए हुए पास हो जाते थे, जिन पर बाद में लोगों को पता चलता था कि ऐसा कोई कानून बन गया है, उस पर फिर आंदोलन प्रदर्शन होते थे, वो अब चीजें रुकेंगी। अब सरकार को हर बिल के लिए, हर कानून के लिए तो सदन में लाना पड़ेगा, उसको स्टैंडिंग कमेटीज में भेजना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री रिव्यूज में जाना पड़ेगा, उनको सदन में उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही सहयोगियों के साथ उस पर एक आम सहमति बनानी होगी। तो 5 साल अगले सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, और विपक्ष की ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरे, क्योंकि जैसा कि अजय जी ने कहा कि गीता में कहा गया कि अगर आप जंग के मैदान में हैं, अगर आप हार भी जाते हैं तो भी आपकी ये जीत है, और जीत रहे वो तो जीत ही है आपकी। तो विपक्ष की यही पूरी कोशिश होगी कि हर मुद्दे पे मोदी जी को घेरे और उसको कहीं से भी निरंकुश शासन की तरह पे व्यवहार न करने दे, जो पिछले 10 सालों में देखा गया। और इस बार ये देखा भी गया था कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव जब हुआ, उससे पहले एडी चोटी का जो पूरी कोशिश थी, पूरी जो दम था वो लगा दिया है राहुल गांधी ने। पूरे विपक्ष ने एडी चोटी का दम लगाते हुए नजर आए थे, और ये रिजल्ट के तौर पर देखने को भी मिला। लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट सामने आया तो जिस तरह से नतीजे आए वो वाकई चौंकाने वाले भी थे, और मेहनत भी बताई जा सकती है। हयात जी, जिस तरह से विपक्ष ने मेहनत की तो वो साफ तौर पर इस बार नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेहनत ऐसा नहीं है, मेहनत दोनों तरफ से बहुत हुई, क्योंकि बहुत कुछ मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह अंदाजा हो गया था कि चुनाव में अगले क्या रिजल्ट किस तरह का आने वाला है। आप मोदी जी की सभाएं देखिए, उन्होंने करीब करीब ऑलमोस्ट 200 के आसपास सभाएं की। तो और बाकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सभाओं का आप देख लेंगे तो कुल मिलाकर के देश में 1000 के ऊपर बड़ी सभाएं हुई हैं, और उसका ये नतीजा रहा भी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं। उड़ीसा में उनको आशातीत सफलता मिली है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। कर्नाटक में उनको सफलता मिली, तमिलनाडु में उनका सफलता मिली, केरल में उनका खाता खुल गया, जो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र, अगर यूपी में थोड़ा सा उनको सेटबैक मिला है, तो एमपी में उनको पूरा क्लीन स्वीप किया है, नॉर्थ ईस्ट पूरा क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट किया है। बिहार में उनको बहुत अपेक्षित सफलता मिली है, जहां की उम्मीद की जाती है विपक्ष बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसा नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि 10 विपक्ष ने भी यूपी से खास करके अगर देखा जाए तो 7 सीटें 10 सीटें के ऊपर उम्मीद नहीं की जा रही थी। कुल मिलाकर के 37 सीटें निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यूपी जैसे स्टेट में होना, हरियाणा में अच्छी सफलता मिल गई, राजस्थान में अच्छी सफलता मिल गई। तो मेहनत तो दोनों से तरफ से हुई और रिजल्ट मिला, और यही वजह है कि आज हम एक ऐसा सदन देख रहे हैं जिसमें शक्ति संतुलन है। ये एक तरफ से पूरा पल्ला एक तरफा नहीं सदन है, इस पूरी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही पार्टी के हाथ में, एक ही गठबंधन के हाथ में नहीं है। तो आज शक्ति संतुलन है, कोई भी पक्ष मनमाना नहीं कर सकता है। ऐसा अब नहीं हो पाएगा कि 150 सांसदों को निलंबित कर करके बिल पार कर दिए जाए। ये अब हम लोग अगले 5 सालों में जो देखेंगे वो उसे आप टकराव की स्थिति में मत देखें, आप उसको टकराव ना माने, आप उसको माने कि वो एक प्रयास होगा कि हम जनता के मुद्दों को कितना मुखर होकर रख रहे हैं, जनता के हितों की कितनी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बार देखना भी ये बड़ा दिलचस्प भी होगा। जिस तरह से जनसभाएं होती थी, संबोधन होता था, लोगों के बीच पहुंच करके जिस तरह से बड़ी बड़ी जो बातें होती थी वो कहे जाते थे, दावे भी किए जाते थे। लेकिन अब जो कि धरातल पर पूरी पिक्चर जो थी, पूरी तस्वीर जो थी वो साफ हो चुकी थी, और ये पक्ष और विपक्ष दोनों को ही समझ में आ गया है कि असल में जनता को चाहिए क्या। और हो सकता है कि इस बार जनता को ही लेकर के दोनों ही दल चले, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। अजय जी, जिस तरह से देखा गया कि दलित वोटर्स की बात कर ले या बहुजन वोटर्स की बात कर ले, बहुजनों ने इस बार विपक्ष का भरपूर साथ दिया है, देखने को भी मिला। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से दलित वोटों के बल पर इंडिया गठबंधन को एक तरह से संजीवनी की प्राप्ति हुई थी, और इस बार क्या लग रहा है कि किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से के सुरेश को एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया और हर बार दलित चेहरे को आगे रख करके ही
विपक्ष भी चलता है कि जिस तरह से दलित चेहरे को सामने रखते हुए दलित वोटर्स को अपने पाले में रखने की कोशिश करता है और रिझाने की भी पूरी कोशिश देखी गई थी इस बार इंडिया गठबंधन में। देखिए वंदना, एक चीज देख लीजिए आप, इस समय यदि ये तो अभी चुनाव के समय की बात है, चुनाव के पहले देखिए इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस पार्टी का दलित है, कांग्रेस का, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 55 साल शासन किया है, सॉरी 49 ईयर्स शासन किया है, तो आप इससे समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार इस चुनाव कैंपेन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को, जो 90% की बात राहुल गांधी ने कही, बार बार वो कहते हैं, उसी पर वो केंद्रित है, उसी को लेकर के वो चीजें हैं। दलितों पर जब अत्याचार हुआ, चाहे आप कहीं की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, उसके पहले प्रयागराज की घटना देख लीजिए, लखीमपुर खीरी की देख लीजिए, और भी जगहों की देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए, ये सारी घटनाओं पे लड़ने वाला कौन? कांग्रेस थी। वोट मिले ना मिले, जहां पर उन्हें वोट नहीं मिलते हैं वो नहीं भी जीतते हैं, फिर भी उन मुद्दों को लेके लड़ते हैं। जब याद करिए तबलीगी जमात और दूसरी चीजें करके मुस्लिम और दूसरे उन पे हमले हो रहे थे, चीजें हो रही थी, तब कौन बोला था? तब भी सिर्फ कांग्रेस बोली थी, कांग्रेस के अलावा कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके अलावा आप देखिए कि जिस वक्त में इस देश के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, तो उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? वो भी राहुल गांधी लड़ रहे थे, कांग्रेस लड़ रही थी। इसके साथ साथ आप देखिए जितना जो भी कुछ चीजें होती, भले ही उसकी उपस्थिति हो ना हो, चलिए अब मणिपुर में कांग्रेस पहुंच गई है, लेकिन तब मणिपुर में नहीं थी, और मणिपुर में आज भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में बीजेपी की, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने कौन गया वहां? राहुल गांधी गए, कांग्रेस पार्टी गई, यूथ कांग्रेस ने वहां पे बड़ा काम किया, लोगों की मदद करी, वो सबके सामने है। इसी तरीके से तमाम जगह, तो जिस तरह से ये सब चीजें होती हैं, तो कांग्रेस की जो नीति है उस नीति के आधार पर वो उसको चलते हैं। तो निश्चित रूप से कि सुरेश देखिए एक सिंबल है, जैसे मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो है एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और इसके साथ साथ वो डिजर्व करते थे प्रोटेम स्पीकर के लिए, नहीं बनाया गया, तो यदि कांग्रेस चुप बैठी रहती तो बैठी रहती, लेकिन कांग्रेस ने बोला, विरोध किया, कोई प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं करता, बस शपथ दिलाता है उसके बाद चल दे, कोई किसी तरह का कुछ नहीं, लेकिन यह संदेश देना था, इसलिए इसको लेके आवाज बुलंद की गई, पूरे देश में सब जगह इस पर चर्चा करी हुई, आपने भी करी। तो आप इससे समझिए ना कि आज इस पे आता है कि हाँ कोई उसका पक्ष ले रहा है, कोई इसका पक्ष ले रहा है, अलग विषय है, लेकिन संदेश गया ना कि यह संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ हुआ है। जवाब देना पड़ा ना जो संसदीय कार्य मंत्री को, और बहुत सारी चीजें। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से स्थितियां हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखिए कि जब वो सबसे सीनियर थे तो यह भी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने दिखाया कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम जवाब देंगे, हम एक चेहरा दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये चेहरा है, यह दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जो वंचित है, जो भी आप समझे, लेकिन वो है और हम उसके साथ खड़े हैं न्याय के। जीत होगी, हार होगी, अलग विषय। तो यह संदेश लोकतंत्र में बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल, और विपक्ष ने यह संदेश दे करके यह बताया है कि हम यहां आपसे मुद्दों पर लड़ने आए, सवाल करने आए, हम आपके साथ समझौता करने नहीं आए, हम आपके साथ चुप नहीं बैठेंगे। तो यह बड़ी चीज है, और यह संदेश देने में विपक्ष अभी तक सफल रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से दिख रहा है उससे लगता है कि आगे भी सफल होगा,
क्यों की? बिल्कुल अब नेता देखा ही प्रतिपक्ष जा रहा बनने है, के देखा ही जा रहा है अजय जी कि जिस तरह से विपक्ष ने पूरी कोशिश की थी अपनी जो खोई हुई इमेज थी, खोई हुई जो छवि थी वापस लाने के लिए पूरी कोशिश की, और देखा भी जा रहा है कि धरातल पर वो स्थितियां नजर भी आई, छवि भी मजबूत होती विपक्ष की नजर आई, और राहुल गांधी एक बार फिर से जनता के बीच, जनता के लिए खड़े होते नजर आए, और जनता ने भी उन्हें चुना भी है कायदे से। इसके साथ ही साथ बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, बड़ी खबर भी बता देते हैं दर्शकों को। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। तो दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको दिल्ली से बता देते हैं अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है और सामान्य से कम हुआ है केजरीवाल का शुगर लेवल। दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में रुकी सुनवाई और अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। खबर आ रही है दिल्ली से, राउज एवेन्यू कोर्ट को केजरीवाल ने जानकारी दी है। तो प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी थी और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो काफी डाउन हो गया, जिसकी वजह से उनको घबराहट और चक्कर का आना महसूस होने लगा, जिसके बाद उनको तुरंत जो है पास के ही एक कोर्ट में ही एक रूम में बैठाया गया, उनको हवा करके पानी पिलाया। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि शुगर लेवल अचानक से उनका घटा और उसके लेकर डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में जुट गई है। जी बिल्कुल प्रवेश, और देखा भी जा रहा है, ये भी जानकारी निकल कर के आ रही है सामने कि जब सुनवाई हो रही थी उसी दौरान तबीयत बिगड़ी है अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि आज उनकी पेशी है राजधानी कोर्ट में। कल उनको तिहाड़ जैसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उनकी पेशी थी। पेशी से पहले ही उनको बताया जा रहा है कि शुगर लेवल घटा और उसमें अचानक से उनको चक्कर आए और उनको घबराहट होनी महसूस हो गई, जिसके बाद वो तुरंत उनको कोर्ट रूम से निकालकर दूसरे ही रूम में पास में लेटाया गया, हवा करी गई और डॉक्टरों की टीम को तुरंत बुलाया गया और उनकी देखरेख में उनको फिलहाल जो है ऑब्जर्वेशन में दे दिया गया है। पूरी जानकारी देने के लिए प्रवेश आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई रोक दी गई है। और बिना वोटिंग बनी बात, विपक्ष का मिला साथ में। फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।